बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 25 जून और दिन है जुमअतुल मुबारक का। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी टीवी चैनल के बाद अमरीकी अखबार को एक बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार इंटरव्यू, बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिसी के तहत पाकिस्तान का बयानिया दुनिया भर में बताया और सुनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और अमेरिका की क़यादत के दरमियान बराह रास्त कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ वहाँ पर पहुँच रहा है। और बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में आज फिर वज़ीर आज़म ने बताया कि पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, हम ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन बराबरी की सतह पर। वज़ीर आज़म ने मज़ीद क्या अहम बातें की, ऐसी बातें जो HBO नशर नहीं कर सका। आज न्यूयॉर्क टाइम को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने वो बातें की और आज उनको नशर भी किया गया। उनकी तफसील आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ बजट सेशन जारी है इस वक्त, और इस जारी सेशन के दौरान हुकूमत ने टैक्स के मामलात में कुछ अहम तब्दीलियाँ की हैं, कुछ टैक्स में रद्द-बदल किया गया है और आवाम के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। ख़ास तौर पर गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर है कि उनकी सुन ली गई है और अब 800 सीसी नहीं 1000 सीसी तक की गाड़ियों पर राहत मिलेगी। उसकी तफसील भी आपको बताऊंगा। और एक बहुत ही दिलचस्प जानिब ये मामला जा रहा है पाकिस्तानी हुकूमत और IMF का। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त डट चुके हैं और एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 700 अरब रुपए के बराह रास्त टैक्सेस से आवाम को बचाया गया है। और ये निगोशिएशन अभी भी जारी है, लेकिन IMF को बताया गया है कि 700 अरब रुपए का टैक्स नहीं लगेगा। ये मामला किस करवट बैठेगा इस बारे में भी आपको बताऊंगा। और इन सारी अच्छी खबरों के दरमियान एक बुरी खबर जो अब से कुछ देर पहले आई। अमूमन इस तरह की बुरी खबरों पर हम कम बात करते हैं, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान से मुतालिक जुड़ा हुआ मामला है और आप लोगों के इल्म में होनी चाहिए ये बात, इसलिए इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि FATF का 5 रोज़ा जो वर्चुअल इजलास था वो आज अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है और बदकिस्मती से पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में बरकरार है। अच्छा ये है कि ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया, लेकिन बुरा ये है कि इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स करने के बावजूद, इतनी ज़्यादा कानून साजी के मराहल मुकम्मल करने के बावजूद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार है। हमें 27 नुकात दिए गए थे जिनमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की माली मुआवनत रोकने के हवाले से कुछ कानून साजी थी। उसके ऊपर खातिर खा इकदाम उठाए हुकूमत पाकिस्तान ने और हम बहुत पुरुमीद थे कि इस बार हम ग्रे लिस्ट से शायद निकल जाएंगे, क्योंकि ग्रे लिस्ट में रहने का अब कोई जवाज़ नहीं था। लेकिन अभी भी FATF को यह लगता है कि मामलात में कुछ कमी बाकी है और उन्होंने 6 मज़ीद पॉइंट्स पर पाकिस्तान को काम करने का कहा है। हुकूमत पाकिस्तान ये काम जारी रखेगी। उम्मीद अभी भी बरकरार है कि इंशाल्लाह वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाएगा। बहुत कोशिश की हुकूमत पाकिस्तान ने, उनके लिए एप्रिसिएशन। बात कर लेते हैं कुछ वज़ीर आज़म इमरान खान के इंटरव्यू के हवाले से, बल्कि थोड़ी सी अच्छी खबरों पर बात कर लेते हैं जो टैक्सेस के हवाले से। फिर मैं आपको इमरान खान का ज़बरदस्त दबंग इंटरव्यू, उसके कुछ अहम नुकात जो मैं पूरा इंटरव्यू अभी पढ़ के आया हूँ उस बारे में बताऊँगा कि किस तरह पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया भर के सामने रखा जा रहा है और बहुत ही शार्प अंदाज में। लेकिन पहले बजट मंजूरी से कबल कुछ जो टैक्स से मुतालिक मामला थे उन पर बात कर लेते हैं। आज वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कौमी असम्बली में बजट के हवाले से तकरीर की। 2-3 बहुत अहम नुकात हैं। इस वक्त पाकिस्तान और IMF के दरमियान निगोशिएशन जारी हैं। IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर 700 अरब रुपए का टैक्स जो है वो पाकिस्तान मज़ीद अपनी आवाम पर लगाए, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान किसी तौर पर नहीं चाहते। ना तो बिजली महंगी करना चाहते हैं, ना टैक्स लगाना चाहते हैं। ये 2 चीज़ें हैं जिन पर IMF बहुत ज़िद कर रहा है और ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ अलग हैं। IMF ये समझता था कि हम मुआशी तरक्की में बहुत पीछे हैं, हमें टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, लेकिन हमने बहुत कुछ बेहतर कर दिया बगैर टैक्सेस लगाए। हमारी मुआशी ग्रोथ जो है वो 4% के करीब पहुँच गई, जबकि IMF का ये दावा था कि हम 2% के करीब जा सकेंगे। जब IMF के वो दावे गलत साबित हो रहे हैं और पाकिस्तान अपने तौर पे बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, तो इस मामले में पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि हम अपनी आवाम पर 700 अरब रुपए का वो टैक्स नहीं लगा सकते जो IMF चाहता है। और वज़ीर आज़म ने असूली स्टैंड लिया हुआ है कि अगर बात आगे बढ़ानी है तो इन टैक्सेस के बगैर आगे बढ़ानी होगी और इसका सरकारी सतह पर बाज़ाब्ता आज ऐलान भी किया गया है शौकत तरीन साहब की जानिब से। और साथ ही कुछ टैक्स के मामलात में रद्दोबदल की गई है। गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए अच्छी खबर यह है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी और विद होल्डिंग टैक्स में जो कमी कर दी गई थी
800 सीसी तक की गाड़ियों के लिए उसको अब बढ़ाकर 1000 सीसी तक की गाड़ियों के लिए कर दिया गया है। और ये अवामी मुतालबा भी था कि कम से कम 1000 सीसी तक तो कर दें। वैसे तो 800 सीसी भी बहुत था, लेकिन 1000 सीसी तक कर दें तो बहुत सारे लोग जो गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं और इतनी महंगी हो चुकी हैं तो उनमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो वो हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। अब 1000 सीसी तक की गाड़ी में कम से कम आपको 1.5 से पौने 2 लाख तक की बराह रास्त बचत होगी। और जेवरात के ऊपर जो टैक्सेस आयद किए गए थे उन्हें भी कम कर दिया गया है। और साथ ही मोबाइल इंटरनेट और टेलीफोन कॉल के ऊपर जो इतलात थी कि पहले टैक्स लगा दिया गया फिर वापस ले लिया गया, अब उसमें एक और तब्दीली कर दी गई है। 5 मिनट से ज़ायद की टेलीफोनिक कॉल के ऊपर टैक्स आयद होगा और 75 पैसे का टैक्स है। वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अमूमन हम इतनी लंबी कॉल करते भी नहीं हैं। वो मखसूस लोग हैं कुछ जो किसी औकात में लंबी कॉल करते हैं, तो वो तो मेरा ख्याल इतना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर 75 पैसा पर कॉल उनको टैक्स देना पड़े तो कोई इतनी बात नहीं है, क्योंकि अमूमन आजकल सब कुछ व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा है, व्हाट्सएप की लंबी कॉल हो जाती है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी इंटरनेट और SMS के ऊपर कोई टैक्स आयद नहीं किया गया। वो फैसला उसी तरह बरकरार है, चूँकि वज़ीर आज़म ने और काबीना ने उसकी मंजूरी नहीं दी थी। इस बारे में आपको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन बात कर लेता हूँ कुछ वज़ीर आज़म इमरान खान के इंटरव्यू के हवाले से जो उन्होंने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम को दिया। और इस इंटरव्यू में 4 अहम मौज़ूआत थे: पाकिस्तान, अमेरिका, अफ़गानिस्तान और भारत। और वो सारी बातें जो भारत से मुताल्लिक़ थीं और HBO ने अपने प्रोग्राम से उसको एडिट कर दिया था, वज़ीर आज़म ने वो न्यूयॉर्क टाइम को इंटरव्यू में बता दी हैं सारी बातें, और वो आज शाया भी कर दिया गया है। यहाँ ये बात बहुत अहम है कि ये इंटरव्यूज़ ऐसे ही नहीं हो रहे, इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक, एक बहुत बड़ी रीज़न है। पाकिस्तान और अमेरिका की क़यादत के दरमियान इस वक्त बराह रास्त रब्ता नहीं हो रहा, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जिस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि ये रब्ता हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। और आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अफ़गान क़यादत जो है वो अमेरिका में मौजूद है जो बाइडन से मुलाकात करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान जो सबसे बड़ा मेन स्टेक होल्डर था इस सारे अमन प्रोसेस में, जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, उसको एक तरह से इग्नोर किया गया। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि ये पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के लिए एक तारीख़ी मौका है, जब अफ़गान क़यादत जो बाइडन से मुलाकात के लिए मौजूद है और दूसरी तरफ इमरान खान से अभी तक रब्ता ही शुरू नहीं किया जा सका। लेकिन मेरी गट फीलिंग्स ये कह रही है कि ये रब्ता होगा और बहुत जल्द होगा, और अमेरिका को ख़ुद करना पड़ेगा, क्योंकि आज एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि लेट मी अश्योर यू वी विल डू एवरी पॉसिबल थिंग, लेट मी अश्योर यू वी विल डू एवरीथिंग एक्सेप्ट द मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट तालिबान। आज फिर उन्होंने कह दिया कि कुछ भी करेंगे लेकिन तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं करेंगे। ये बात शुरू कहाँ से हुई? वज़ीर आज़म इमरान खान से जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से पूछा गया तो वज़ीर आज़म ने जो बातें की उनसे मैं ये समझा हूँ अभी तक कि पाकिस्तान क्यों इतनी कीमत अदा कर रहा है अमेरिका के साथ ताल्लुकात के लिए। माफ़ कीजिएगा, बात बहुत तेज़ किस्म की बारिश और गरज चमक हो रही है तो शायद आपको आवाज़ आए उसकी। तो पाकिस्तान क्यों इतनी हैवी कीमत अदा कर चुका है, इतनी जानें गई, इतना $150 बिलियन का नुकसान, आखिर क्यों? पाकिस्तान ही क्यों? जैसे अमेरिका के भारत के साथ ताल्लुकात हैं, जिस तरह अमेरिका के बरतानिया के साथ ताल्लुकात हैं, उसी बेसिस पर पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो सकते बराबरी की सतह पर। आज वज़ीर आज़म ने अपने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, जिसमें से अक्सरियत नौजवानों की है। तो हम ताल्लुकात अगर चाहते हैं तो बराबरी की सतह पर चाहते हैं, जैसे अमेरिका के भारत और बरतानिया के साथ हैं। हमसे तजारत करें, मुआशी मैदान में हमसे बात करें। दुनिया की 2 बड़ी बिजनेस मार्केट्स के दहाने पर बैठा हुआ है, एक तरफ भारत, एक तरफ चीन और फिर पाकिस्तान। यहाँ से सेंट्रल एशिया के लिए बिजनेस का कॉरिडोर खुल सकता है। तो पाकिस्तान के साथ मुईशत के ऊपर बात करें, आप पाकिस्तान को दूसरे मामलात में फंसा के रख लेते हैं। पाकिस्तान दूसरे ममालिक की तरह नॉर्मलाइज और सिविलाइज्ड रिलेशन चाहता है, लेकिन हमें ये ना कहा जाए कि फ़लाँ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करें या फ़लाँ के ख़िलाफ़ मिलिट्री को मैदान में उतारें। ना हम किसी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेंगे, ना किसी की जंग का मज़ीद हिस्सा बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बड़ी कीमत अदा कर चुके हैं। ये ऑफिशियल स्टैंस है। एंकर की जानिब से मज़ीद भी सवालात किए गए, उनके बहुत सारे जवाब तकरीबन वही हैं जो आप एक्सियोस के प्रोग्राम में देख चुके हैं या HBO में देख चुके हैं, उनको मैं रिपीट नहीं करता। लेकिन भारत के हवाले से वज़ीर आज़म से सवाल पूछा गया कि क्या भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल हो सकते हैं, या मौजूदा हुकूमत के सिवा अगर कोई और हुकूमत आती है भारत में इक़्तिदार में मोदी के अलावा, तो आप कोई बातचीत कर सकेंगे। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस दिन उन्होंने अपना ऑफिस संभाला उसी दिन मोदी को उन्होंने दावत दी कि जंग को छोड़ें, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए मिलकर लड़ते हैं और अपनी आवाम को गुर्बत से निकालते हैं, और कोशिश की कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकें। लेकिन मोदी का जो
انتہا پسندانہ رویہ تھا، جو RSS نظریہ تھا، جو ہندتوا رجیم تھی، وہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات تھے اس کے آڑے آئی اور یہ معاملات اس نہج پر پہنچ گئے کہ ہم تعلقات کو بہتر نہیں کر سکے اور مودی نے یہ اہم موقع گنوا دیا۔ اینکر نے پھر ان سے سوال کیا کہ کیا کشمیر کا جو سٹیٹس ہے وہ سٹیٹس کو اسی طرح اگر برقرار رہتا ہے تو کیا یہ بھارت کی جیت ہوگی؟ وزیر اعظم نے کہا نہیں، یہ بھارت کے لیے تباہی کا سبب بنے گا، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہونے کے جو امکانات ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اور ایسے تعلقات جن سے دونوں ملکوں کی عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ پھر نہیں آئے گا۔ اور ابھی بھی امید انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ اگر بھارت چاہے اور وہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کے مطالبات کو تسلیم کرے تو پھر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، اور یہ ہونے بھی چاہیے۔ پوری دنیا کا ایک معاشی ہب بن سکتا ہے اگر یہاں ہمارے اپنے اندرونی مسائل ختم ہو سکیں۔ تو دیکھنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے یا اسلام آباد کی جانب سے یہ جو پیغامات دہلی اور واشنگٹن تک جا رہے ہیں ان کا کیا اثر ہوگا۔ اور یہ بہت زبردست اسٹریٹجی ہے وزیر اعظم کی کہ اگر جو بائیڈن سے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں ہو رہی نہ صحیح، لیکن پاکستان اپنا بیانیہ، اپنا موقف وہاں تک ضرور پہنچا رہا ہے اس سے پہلے کہ جو بائیڈن اور اشرف غنی مل کر کوئی ایسا فیصلہ کریں جس میں پاکستان کو شامل نہ کیا جائے یا پاکستان کی رضامندی نہ ہو۔ اس لیے وقت رہتے یہ سارے معاملات کو پاکستان اپنے کنٹرول میں بھی رکھنا چاہتا ہے اور دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنے فیصلے انڈیپینڈنٹ کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ بہت رائٹ ٹائم پہ یہ سٹینڈ لیا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے۔ تو بیک وقت بہت سے محاذوں کے اوپر وزیر اعظم نے پنگا لیا ہوا ہے۔ ادھر امریکہ کے ساتھ بھی یہ تعلقات کوئی بہت اچھی نوعیت کے نہیں ہے۔ جب ٹرمپ آیا تھا اس وقت کافی اچھے تھے، ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں، ٹیلی فونک رابطے بھی ہو رہے تھے، بہت سارے معاملات کے اوپر پاکستان اہم کردار ادا کرنے جا رہا تھا، خاص طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایک تنازع تھا اس کے حل میں پاکستان بہت اچھا کردار ادا کر رہا تھا، امریکہ کے ساتھ رابطے میں تھے۔ لیکن جو بائیڈن انتظامیہ نے ابھی تک رابطہ نہ کر کے اپنے لیے بھی مسائل پیدا کیے ہیں اور پاکستان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوششیں ہیں۔ آئی ہوپ کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان رابطے بحال ہوں بہت جلد، اور یہ ایئر بیسز دینا، یہ ایئر سپیس لینا یا کسی کی جنگ میں کودنا، ان سارے معاملات سے نکل کر پاکستان کے ساتھ برابری کی سطح پر معاشی معاملات کے حوالے سے بات کریں، تجارت کے حوالے سے معاملات پر بات کریں، پاکستان کی عوام کے لیے بات کریں۔ ہم نہ تو کسی کی جنگ کا حصہ بننا ہے، نہ ہم آپ سے کسی قسم کی مدد چاہتے ہیں۔ جتنی آپ سے مدد لی تھی اس سے زیادہ کا نقصان ابھی تک کرا بیٹھے ہیں۔ 150 ارب ڈالرز یہ ناقابل تلافی نقصان ہے۔ چلو 150 ارب ڈالرز کو تو چھوڑیں، جو 70-75 ہزار لوگ مارے گئے ہمارے، اور پھر 30 لاکھ ریفیوجیز ہمارے ملک میں آ کے افغانستان سے بس گئے، تو پاکستان کے لیے تو مشکلات ہی مشکلات رہی نا ہر طرف سے۔ اب مزید نہیں، اب ہم مزید افورڈ نہیں کر سکتے کہ پھر کوئی ایسا معاملہ اور پھر ریفیوجیز پاکستان کا رخ کریں، ہمارے اپنے لوگ سنبھالیں یا ریفیوجیز کو سنبھالیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، میں نے سوچا آپ کو تھوڑا سا مائنڈ سیٹ تھوڑا کلیئر کر دوں۔ تو آپ لوگ بھی دعا کریں کہ پاکستان کے لیے آنے والا وقت مزید آسانیاں لے کر آئے۔ آج تک کے لیے اتنا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔